अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एनकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। एनकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है। अब सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जो है ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज़ है जो कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस से कुछ फीचर्स के बुनियाद पर डिफरेंट है। जैसा कि ये एक एसिमेट्रिकल इन्फ्लेमेटरी ओलिगोआर्थराइटिस है, मींस लेस देन 4 जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है वो पॉली आर्थराइटिस है, ग्रेटर देन 5 जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं और वो सिमेट्रिकल होता है। और दूसरा फीचर इसमें यह है कि ये मेनली लोअर लिम्ब को इफेक्ट करती हैं, लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरा फीचर यह है कि इसका रोमेटॉइड फैक्टर के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होता, लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो रोमेटॉइड फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इन कुछ फीचर्स के बुनियाद पे सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस रोमेटॉइड आर्थराइटिस से डिफरेंट है। अब ये सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जो है कुछ डिजीज़ पे मुश्तमिल होता है, जैसा कि एनकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रेक्टिव आर्थराइटिस और सोरेटिक आर्थराइटिस। आज हम पहले एनकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को पढ़ेंगे, जो कि एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जो कि मेनली सैक्रोइलियक जॉइंट और स्पाइन को अफेक्ट करती हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स ये है कि ये मेल में डोमिनेंट होती हैं। मेल और फीमेल का जो रेशो है वो 3:1 है। इसका मतलब ये है कि ये 3 टाइम ज़्यादा मेल को अफेक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसके अलावा ये 20 to 30 ईयर्स एज के जो मेल है उसमें ज़्यादा कॉमन है। तीसरा फीचर इसका यह है कि इसमें इन्फ्लेमेटरी बैक पेन होती है। ये जो बैक पेन है ये एक लो बैक पेन है जो कि सैक्रोइलियाइटिस की वजह से होती है। इस बैक पेन की कुछ फीचर्स है जिसको हम नेमोनिक्स आई पेन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पेन इंसीडियस ऑनसेट का होता है, मींस ग्रेजुअल ऑनसेट का होता है। ये पेन एट नाइट टाइम पे ये पेन अपेयर होता है। ये लेस देन 40 ईयर्स एज के जो मेल है उसमें ज़्यादा कॉमन है। ये पेन जो है एक्सरसाइज और हॉट वाटर के साथ इम्प्रूव होता है, लेकिन ये पेन जो है ये रेस्ट के साथ इम्प्रूव नहीं होता। एनकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस 30 मिनट से ज़्यादा होती हैं। जब भी ये पेशेंट सुबह के वक्त उठता है तो उसकी जो सैक्रोइलियक रीजन है उसमें स्टिफनेस होती है, वो रीजन फिक्स होता है, जिसकी वजह से वो बेड से सही तरीके से नहीं उठ सकता। इसके अलावा इसमें जो नॉर्मल लुम्बर कर्वेचर है उसकी फ्लैटनिंग हो जाती है, मींस ये या रिड्यूस हो जाता है या टोटली एब्सेंट होता है। नॉर्मल लुम्बर कर्वेचर ये एक नेचुरल इनवर्ट कर्व है जो कि लोअर बैक में प्रेजेंट होती है। ये मेनली जो वर्टिब्रल कॉलम की रीजन में जो कर्व होती है मिड लाइन में उसको कहते हैं। इस डिजीज़ में इस कर्व की फ्लैटनिंग हो जाती है, ये या रिड्यूस हो जाता है या टोटली एब्सेंट होता है। और इसके साथ साथ इसमें चेस्ट की एक्सपेंशन रिड्यूस हो जाती है। इसमें चौथा फीचर यह है कि इसमें पेरिफेरल आर्थराइटिस प्रेजेंट होती हैं। पेरिफेरल आर्थराइटिस का मतलब ये है कि जो लिम्स हैं अपर और लोअर लिम्स उसमें जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये जो पेरिफेरल आर्थराइटिस है ये 40% पेशेंट में प्रेजेंट होती हैं। ये एसिमेट्रिकल होती है, ये लार्ज जॉइंट को इफेक्ट करती हैं और ये मेनली लोअर लिम्ब को अपर लिम्ब से ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। पांचवा फीचर इसका यह है कि इसमें एंथीसाइटिस होती हैं। एंथीसाइटिस का मतलब यह है कि वो रीजन जहाँ पे टेंडन और लिगामेंट बोन में इंसर्ट होते हैं, जब उस रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन को एंथीसाइटिस कहा जाता है। ये मेनली एचेलस टेंडन, प्रीपेटेलर, एल्बो एपिकंडाइल्स और प्लांटर फैसिलाइटिस की जो साइट्स हैं उसमें ज़्यादा कॉमन होती हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स ऑफ एनकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स से मतलब ये है कि ये जॉइंट्स के अलावा दूसरे सिस्टम्स को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आई में एंटीरियर यूवेटाइटिस काज करती हैं और कंजक्टिवाइटिस काज करती हैं। एंटीरियर यूवेटाइटिस मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स हैं एनकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। इसके अलावा ये हार्ट में एआर्टिक रिगर्गिटेशन, माइट्रल इनकॉम्पिटेंस, एवी ब्लॉक्स और पीरिकार्डाइटिस काज करती हैं। एनकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एमाइलोइडोसिस होती हैं। एमाइलोइडोसिस वो कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल प्रोटीन एमाइलाइड फाइब्रिल टिश्यू में एकमुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें एटिपिकल अपर लोब पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती हैं। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इसके यह है कि इसमें स्पाइनल फ्रैक्चर और कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम होती है। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसमें कॉर्डा इक्विना की डैमेज हो जाती है। कॉर्डा इक्विना बंडल ऑफ नर्व्स है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होते हैं। 80% मेन में प्रोस्टाइटिस होती है, मींस प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो कि यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती है। डायग्नोसिस ऑफ एनकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस।
एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ईएसआर और सीआरपी एलिवेटेड होता है। ईएसआर और सीआरपी दोनों इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं और एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो इस वजह से ये दोनों इसमें एलिवेटेड होते हैं। HLA-B27 इसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन ये इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि ये एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन है, ये और डिजीज़ में भी पॉजिटिव होता है। एक्सरे ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट जो है ये सबसे बेस्ट इनिशियल टेस्ट है जो कि एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। सैक्रोइलियक जॉइंट की एक्सरे वहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट डिजीज़ शो करती हैं, इसके साथ साथ वहाँ पे बोन एरोजन और स्क्लेरोसिस भी शो करती हैं। जब हम स्पाइन की एक्सरे करते हैं तो वहाँ पे हमें बम्बू स्पाइन नज़र आता है, मीन्स वहाँ पे वर्टिब्रा की फ्यूजन हो गई होती है। बम्बू स्पाइन क्या होता है? ये एक रिजिड और स्ट्रेट स्पाइन है जिसमें डेस्क स्पेस मिनिमम होती हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्टिब्रा की फ्यूजन हो गई होती हैं। ये वर्टिब्रा की फ्यूजन किस वजह से होती हैं? ये स्पाइनल लिगामेंट की क्लैसिफिकेशन की वजह से होती हैं और इसके अलावा ब्रेजिंग साइमेट्रिक्स एंड डिस्मोफाइड की वजह से होती हैं। ब्रेजिंग साइमेट्रिक्स एंड डिस्मोफाइड का मतलब ये है कि यहाँ पे वर्टिब्रा के बीच में बोनी ग्रोथ की फॉर्मेशन होती हैं जो कि वर्टिब्रा को आपस में कनेक्ट करती हैं और इसके बीच में जो डिस्क स्पेस है उसको ख़त्म कर देती हैं, जिसकी वजह से स्पाइनल फ्यूजन हो जाती हैं। MRI ऑफ द स्पाइन मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है जो कि एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। ये MRI ऑफ द स्पाइन एक्सरे से कुछ साल पहले डिजीज़ को डिटेक्ट करता है। अब हम इस एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को किस तरह ट्रीट करेंगे? पेशेंट एजुकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी जो है ये मैनेजमेंट की कॉर्नरस्टोन्स है। ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आपने पेशेंट को उसकी डिजीज़ के बारे में एजुकेट करना है, इसको बताना है कि ये करना है और ये नहीं करना है, ये आपके लिए रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें आप न करो। फिज़िकल एक्टिविटी में स्विमिंग जो है ये सबसे आइडियल एक्सरसाइज है। इसके अलावा आपने पेशेंट को डेली बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज जो है वो भी एडवाइस करना है और पेशेंट को कहना है कि पुअर पोस्चर को अवॉइड करें, ऐसे पोस्चर को अवॉइड करें जो कि आपके गिरने की सबब बन सकती हैं। इंसेड सबसे बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर इंसेड्स काम न करे तो हम एंटी-TNF थेरेपी देते हैं जिसमें एटनरसेप्ट, इन्फ्लेक्सिमेब और एडानिमेब ये देते हैं। एंटी-TNF थेरेपी इंसेड्स के बाद बेस्ट नेक्स्ट थेरेपी है। ये तब यूज़ होता है जब परसिस्टेंट एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है। ये एंटी-TNF थेरेपी सिम्पटम्स की रिडक्शन करा लेती हैं और इसके साथ साथ स्पाइनल और पेरिफेरल आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट भी करा लेती हैं। डीमार्स मेथोट्रेक्सेट, डीमार्स में मेथोट्रेक्सेट मेनली इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो मेथोट्रेक्सेट है ये पेरिफेरल आर्थराइटिस, यूवेटाइटिस और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ होता है। इसका स्पाइनल डिजीज़ पे और एंथ्राइटिस में कोई रोल नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।